वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए PYQ सीरीज़। जो ये PYQ सीरीज़ है, ये आपकी हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है। बाकी देखिए, जो प्रश्न आपको आते हैं उनको आप नोट मत करिएगा, जो नहीं आते हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट करना, क्योंकि भविष्य में अगर आपने कभी रिवीजन करना होगा तो यहाँ से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा TGT हिंदी, LT टेट, LT कमीशन के लिए और PGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8219312129, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको पैम्पलेट भी दिखा देता हूँ, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन और LT टेट के लिए 25 सितंबर 2023 से और LT कमीशन के लिए 20 सितंबर 2023 से जो कोर्स है ये लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो समय रहते इनमें आप एनरोल होइएगा। फिर से समय बताता हूँ, LT टेट के लिए 25 सितंबर, LT कमीशन के लिए 20 सितंबर से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगी। तो जब तक आपको कोई भी अगर समस्या हो LT टेट और LT कमीशन से संबंधित, तो आप इस जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है इस पर आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी HP PGT हिंदी के लिए भी हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, HP PGT हिंदी। ये जो आपको कोर्स अवेलेबल होगा, कब से होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से आपको PGT हिंदी का कोर्स भी मिल जाएगा। जिसको भी इसमें एडमिशन लेनी है तो आप इसमें समय रहते एडमिशन ले सकते हैं। 20-25 देखिए, LT टेट के लिए 25 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, LT कमीशन के लिए 20 सितंबर और PGT हिंदी के लिए 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो समय रहते आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी आपके समक्ष ये पोस्टें निकलने वाली हैं। सबसे पहले जो निकलेगी तो वो है PGT हिंदी। ठीक है। तो ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो ये देखिएगा, हमारा जो लेक्चर है इसका पहला प्रश्न पूछा गया है, उच्चारण स्थल की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो श है ये होगी आपकी तालव्य प्रकार की ध्वनि। विकल्प B यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पर ध्यान देना है। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें देखिए, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ये ध्यान रखना है। तो सही विकल्प यहाँ पर C हो जाएगा। जो सही नहीं होगा यहाँ पर C। अगला है, संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर है अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो जो लंबाई भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, वजन भाववाचक संज्ञा है, परंतु जो प्रकृति है ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो जो यहाँ पर असंगत युग्म होगा तो वो कौन सा है। विकल्प A ही यहाँ पर असंगत होगा। जो प्रतिदिन है इसमें द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है। तो विकल्प A ही यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी जो संगत होंगे इसमें विद्यागृह, ये तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। दूध भात में द्वंद्व समास है। पश्चिमोत्तर में बहुब्रीहि समास है
और प्रतिदिन में भी द्वंद्व समास होगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर है आपके समक्ष अगला प्रश्न 5। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द के क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो जो शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं होगा तो वो है व्याख्या। ये शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं होता है। बाकी रचना भी शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, प्रयोग भी है और अर्थ भी है। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 6, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं तो उनकी संख्या होगी 4। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो जो असंगत युग्म होंगे तो वो देखिए विकल्प बी यहाँ पर सही से दिया गया है कि जो नीरज बारिद है ये आपके असंगत युग्म होंगे। नीरज का होगा कमल, बारिद का होगा मेघ, ये भी ध्यान रखना है। जो भौरा मधुकर का है बिल्कुल सही है। कनक कंचन का है ये भी सही है। समीर अनिल का है ये भी सही होगा। ए, सी और डी सही हैं, परंतु जो बी है ये असंगत होगा। फिर अगला प्रश्न है 8, ऊंट के मुंह में जीरा। तो जो ऊंट के मुंह में जीरा है ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या निकलता है। तो यहाँ पर जो सही अर्थ निकलेगा लोकोक्ति का तो वो निकलेगा आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। क्योंकि जो ऊंट का मुंह होता है काफ़ी बड़ा होता है, जीरे का उसमें क्या ही योगदान रहेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 9, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होई। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 10, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो जो असंगत युग्म यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प डी, आविर्भाव का विभाव नहीं होगा, ये असंगत है। बाकी अवनति का उन्नति सही है, अक्षम का सक्षम ये भी सही है, अंतरंग का बहिरंग ये भी सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है यहाँ पर 11, इसमें आपसे पूछा गया है उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। तो उंगली पर नाचना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ निकलेगा किसी के इशारे पर चलना। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो जो तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो होगा विकल्प डी, पंख। ये तत्सम नहीं है, तद्भव होगा। बाकी तत्सम है, अंगूठे को अंगुष्ठ कहा जाता है, आशीर्वाद को आशीष कहा जाता है तत्सम में, आँख को अक्षी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर तत्सम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म होगा तो वो होगा विकल्प ए, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो यहाँ पर देखिए जो श्लेष अलंकार यहाँ पर दिया गया है तो श्लेष नहीं होगा यहाँ पर। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, तो यहाँ पर यमक अलंकार होना था। बाकी देखिए जो संगत युग्म यहाँ पर है बी, कर का मन का डारी के मन का मन का फील्ड, यहाँ पर यमक अलंकार है। तरनी तनुजा तत्तमार तरुवल बहुछाए, अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राय, रूपक अलंकार है। ये तीनों सही हो जाएंगे, परंतु जो विकल्प ए है ये सही नहीं होगा। यहाँ पर आना था तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, यमक अलंकार आना था, दिया यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 14, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो जो असंगत युग्म यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प। फिर देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर होगा तो वो है प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो जो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं इनमें जो असंगत होगा तो वो होगा विकल्प सी, जो निसंदेह है। यहाँ पर व्यंजन संधि बताई गई है तो ये असंगत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो संगत होंगे जैसे कि जो कपीश है इसमें स्वर संधि है, बिल्कुल सही है। बागिश में व्यंजन संधि है, ये भी सही हो जाएगा। पुनर्रचना में विसर्ग संधि है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर आता है तो ये आता है HPGK का। तो ये भी आपने ध्यान में रखकर प्रश्न करने हैं, क्योंकि
पीजीटी, एलटी टेट, एलटी कमीशन, यहाँ पर आपसे ये प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे। देख लेना, धीरे धीरे जो परीक्षा का स्तर है काफ़ी कठिन होता जा रहा है, इसलिए आपको हर एक प्रश्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। बाकी फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे एलटी कमीशन के लिए, एलटी टेट के लिए और पीजीटी हिंदी के लिए बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप एनरोल उसमें होइएगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पर करवाई जाएगी। तो जो प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है, अरे भाई चले जाए यहाँ से, थोड़ा सा रुकना, यहाँ पर पेन काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, पेन काम नहीं कर रहा तो ऐसे ही हम आपको बता देते हैं उत्तर। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नहीं, पेन नहीं चल रहा है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या है 15, पेन चल गया अब हमारा। हिमाचल प्रदेश का निम्न कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो जो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो सही होगा तो वो होगा तलांग दर्रा। जो तलांग दर्रा है या तेलंग दर्रा इसे कई बार कहा जाता है, तो ये दिए गए विकल्पों में सबसे ऊंचा होगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है 16, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कोली समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी, पूर्वज पूजा का होना, ये कोली समुदाय में होता है। बाकी तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पर असंगत हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में भूमि सुधारों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है 20.79 करोड़ रुपए की, ठीक है। ध्यान रखना है ये आंकड़ा, भविष्य में प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 18, प्रारंभिक वर्ष 2020 तक हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लागू की गई? तो ये की गई थी आपके 8 जिलों में, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 19, इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी? तो ये थी आपकी विकल्पों के अनुसार सिरमौर में, ठीक है, सिरमौर सही होगा यहाँ, विकल्प के हिसाब से कह रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 20, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया गया था चंद्रेश कुमारी के द्वारा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 21, हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली के पड़ोस में हिडिंबा देवी के मंदिर की संरचना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा ये होगा विकल्प डी, 1553। बाकी देखिए यहाँ पर आपको अवगत करवा देता हूँ, जितने भी प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर लाए गए हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, आप बेझिझक बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नरों के कार्यकाल की कालावधि के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो जो सही होगा तो वो होगा विकल्प सी, इसमें होगा 1952 पहले आएगा, 1958 बाद में, 1952 से लेकर 1958। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 23, इसमें पूछा गया है वर्ष 2019-20 में भारत की आयात प्राकृतिक गैस ऊर्जा की निर्भरता के बारे में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो दिए गए विकल्पों में से ये है 53% ये आयात की जाती है प्राकृतिक गैस। अगला जो प्रश्न है 24, इसमें आपसे प्रश्न बना है ये कि देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न में से किसने प्लांटोलॉजी नामक कंपनी आरंभ की थी? तो ये राधिका आनंद के द्वारा की गई थी, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 25, इसमें पूछा गया है बर्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2022 निम्न में से कौन सा देश प्रेस की स्वतंत्रता में भारत से बेहतर है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि इसमें जो भारत की रैंक थी इससे बेहतर थे आपके 2 देश, क्योंकि भारत की रैंक थी इसमें 150, नेपाल भी भारत से बेहतर था, श्रीलंका भी भारत से बेहतर था, क्योंकि नेपाल की 76 थी, श्रीलंका की 146, चीन और बांग्लादेश हमसे पीछे थे, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग थी 150, 180 देशों में से 150 थी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 26, निम्न में से कौन सी टीम 2022 की इंडियन प्रीमियर लीग IPL में विजेता बनी थी? तो ये बनी थी गुजरात टाइटेनियंस, ठीक है। जो अभी 2023 में IPL हुआ था उसमें कौन जीता है? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ये बताइएगा इसका कौन सा सही उत्तर होगा। जो अगला प्रश्न है 27, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व के सबसे कम प्रतिशत लैंडफॉर्म है? तो ये होंगे आपके यूरोप में।
अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 28 इसमें पूछा गया है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला की पहचान करिए। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस देश में मंगला बंदरगाह है। तो जो मंगला बंदरगाह है ये आपके बांग्लादेश में है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 31 इसमें पूछा गया है, निम्न में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तो ये होगा आपका अरबी। बाकी फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी ये तीनों ही अरबी भाषा में शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है 32 इसमें पूछा गया है, कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्न में से किस रचना में है। तो ये इंद्रावती में होगा। इंद्रावती किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की। ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इसमें क्या पूछा गया है, मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किसका होगा। तो जो ये कथन है ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, विकल्प भी यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 34 इसमें पूछा गया है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनके अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की। तो जो ये हेमचंद्राचार्य के अनुसार चर्चा की गई थी अपभ्रंशों की, ये 2 प्रकार की गई थी, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इनको आप अवश्य नोट करिएगा जो आपको परीक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जाने से पहले आपको फिर से पैम्पलेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपकी पैम्पलेट। आप में से अगर कोई भी LT टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129, इसमें आप व्हाट्सएप करना, आपको सारी जानकारी इनसे संबंधित मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।